हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के इस वीडियो में हम सीख रहे फाइनेंशियल अकाउंटिंग 2 नाणाकीय हिसाबी पद्धति बे। आज का वीडियो दोनों मीडियम के लिए यूज़फुल रहेगा। मैं दोनों मीडियम में कंप्लीट एक्सप्लेन करूंगा। आज हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है हायर परचेज सिस्टम, भाड़ा खरीद पद्धति। आज हम इस चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले आज हम इस चैप्टर का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो हम समझेंगे। फिर हम आज के वीडियो में ही इस चैप्टर का एक इम्पोर्टेंट और लॉन्ग प्रैक्टिकल सम हम सॉल्व करेंगे, जिसके थ्रू इस चैप्टर में आने वाले 90% टॉपिक आज के सम्स में ही आपके क्लियर हो जाएंगे। और मैं आपको प्रैक्टिस करने के लिए भी 3 से 4 सम्स देने वाला हूँ। इन शॉर्ट में आज के वीडियो से चैप्टर आपका 90% क्लियर हो जाएगा, इसलिए आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। इसे आप एंड तक जरूर देखिएगा। तो आज हम किस टाइप का सम्स सीखने वाले हैं, आज हम ऐसा सम सॉल्व करेंगे जो मोस्ट ऑफ टाइम एग्जाम में पूछा जाता है। मतलब जिस सम्स के अंदर कैश प्राइस रोकड़ कीमत ना दी हो तो वो वाला सम आज हम सॉल्व करेंगे, जिसमें सबसे पहले हमें कैश प्राइस रोकड़ कीमत फाइंड आउट करनी होती है। और इसके बाद हर एक सम्स में जो कॉमन कैलकुलेशन आता है, सबसे पहले इंटरेस्ट ब्याज का कैलकुलेशन करते, फिर हमारा डेप्रिसिएशन घसारे का कैलकुलेशन होगा, और इसके बाद अकाउंट बनाने के लिए पूछा जाता है, जिसमें हमेशा ये अकाउंट तो पूछा ही जाता है जो हमारा मशीन यंत्र खातु। तो ये मशीन अकाउंट हम बनाना सीखेंगे। साथ साथ में एक और अकाउंट बनाना आज के ही सम्स में हम सीखेंगे, वो रहेगा हमारा सेलर अकाउंट, बेचनार मतलब जिसके पास से हम खरीद रहे, वेंडर वेचनार का खाता बनाना भी आज के सम्स में ही सीखेंगे। मतलब इन शॉर्ट में 90% आज टॉपिक क्लियर हो जाने वाला है। बहुत ही लॉन्ग वीडियो रहेगा, बट आज का वीडियो बहुत ही खास रहेगा, इसे आप एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए सम सॉल्यूशन से पहले थोड़ा बेसिक इसका कॉन्सेप्ट समझा दूं कि हायर परचेस होता क्या है, कहाँ पर अप्लाई होता है। तो इन शॉर्ट में चलिए हम एक एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। ठीक है, समझिए कि हम लोग यहाँ पे स्टूडेंट, तो मैं आईफोन का एक एग्जांपल ले लेता हूँ, बाकी सम्स के अंदर तो हमें मशीन ही दी गई होगी। समझिए आईफोन की प्राइस है 1 लाख। अब हमें ये आईफोन खरीदना है, तो हम लोग पूरा पेमेंट 1 लाख का नहीं करते, उसकी जगह खरीदते टाइम हम लोग क्या कर रहे हैं, समझिए 20,000 का पेमेंट उस टाइम हम कर देते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं, डीपी, डाउन पेमेंट बोला जाता है। गुजराती में बोल सकते हैं तात्कालिक चुकौनी। अब 20,000 पेमेंट के बाद जो बाकी बच जाता है पेमेंट, कितना बचेगा, 80,000। अब वो 80,000 का पेमेंट हम लोग क्या करते हैं, इंस्टॉलमेंट में करते हैं, हफ्ते में पेमेंट करते हैं। समझिए कि इसके 4 हमने इक्वल इंस्टॉलमेंट कर दिए, 20-20 हज़ार के हमने 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट कर दिए, और इस तरह से हम वो आईफोन परचेस करते हैं। अब इसमें होता क्या है, ये तो 1 लाख तो टोटल कॉस्ट होती है, पर आईफोन जो हमारी कंपनी होगी, जो इसके पास हम खरीद रहे हैं, सेलर एप्पल, वो इसमें से क्या लेगा, इंटरेस्ट लेगा, हमारे पास से क्या लेगा, इंटरेस्ट वसूल करेगा, ब्याज लेगा। अब सबसे मेन हायर परचेज में डिफरेंस क्या होता है। हायर शब्द समझिए, गुजराती में लिखा होगा भाड़ा। मतलब हम जब भी डाउन पेपर भरने के बाद, डाउन पेमेंट पे करने के बाद, जब तक हम उसका पूरा पेमेंट नहीं कर देते ना, तब तक हमने रेंट पर लिया, भाड़े पे लिया, ऐसा समझा जा सकता है। क्योंकि हमें उस फ़ोन की ऑनरशिप नहीं मिलती। क्या नहीं मिलती है, ऑनरशिप, मालिकी हमको नहीं मिलती है। जैसे कि अगर बाई चांस हमने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट भरा, अगर सेकंड हमने नहीं भरा, तो क्या कर सकती है वो कंपनी जिसके पास हमने खरीदा, वो हमारा पास से आईफोन ले सकती है। ठीक है, ऐसा एग्रीमेंट होता है, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है, इसलिए इसको हायर परचेज, भाड़ा खरीद पद्धति बोला जाता है। जब तक हम पूरा लास्ट इंस्टॉलमेंट पे नहीं करेंगे, तब तक हम उसके मालिक, ऑनर नहीं होते। तो ये होता है हायर परचेज, भाड़ा खरीद पद्धति। अब इसके ऑपोजिट एक दूसरा मेथड भी होता है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं, यहाँ समझा देता हूँ, थोड़ा टाइम ले रहा हूँ, इंस्टॉलमेंट सिस्टम। जिसमें क्या होता है, समझिए हमने एक कार या फिर होम लोन होती, होम ले रहे, तो हम लोन लेते, क्या लेते हैं, लोन। जितना पेमेंट होता है वो हम लोग डीपी में पे कर देते हैं, और बाकी लोन लेकर सामने वाले सेलर को पूरा पैसा दे दिया जाता है। वैसे टाइम हम उसके मालिक उसी समय बन जाते हैं। अगर हम लेट पेमेंट करते तो हमको एक्स्ट्रा इंटरेस्ट भरना पड़ता है, पर इसमें क्या होता है, अगर हम एक भी पेमेंट चूक जाते हैं तो पूरा हमारे पास से माल लेके जा सकता है। ठीक है, ये दोनों में आई होप आपको डिफरेंस समझ में आएगा। तो ये हायर परचेज जब हम रेंट पे लेते हैं, तब किस किस टाइप के कैलकुलेशन होते हैं, कौन कौन से अकाउंट बनाने होते हैं, हमको इस चैप्टर में हमको सीखने को मिलेगा। थोड़ा डीप में कॉन्सेप्ट समझने के लिए आप बुक में से और ज़्यादा पढ़ सकते हो। मैं डायरेक्ट अब सम्स की ओर आता हूँ, क्योंकि सम्स भी बहुत लॉन्ग होने वाला है। ठीक है, तो चलिए हम कौन सा सम सीख रहे हैं। तो यहाँ पर आज के वीडियो में आपको गुजराती मीडियम की बुक से सम चलाऊंगा, और नेक्स्ट वीडियो में इंग्लिश मीडियम की बुक से चलाऊंगा। ठीक है, बाकी लिखूंगा और समझाऊंगा दोनों मीडियम के अंदर, दोनों मीडियम के लिए कंप्लीट यूजफुल रहने वाला है। तो यहाँ पर एनईपी की बुक के अंदर, ठीक है, आपको बोलना चाहूँगा, ये चैप्टर हम अगेन एनईपी की बुक से स्टार्ट कर रहे हैं। वैसे चैप्टर ओल्ड सिलेबस में था, जहाँ पर सेमेस्टर 2 में था आई थिंक, तो वहाँ पर भी इस चैप्टर के 4 से 5 वीडियो अपलोड हुए। वो सारे वीडियो भी देखिएगा, कि वो सारे सम्स भी आपको इस बुक में मिल जाने वाले, वो भी इंपॉर्टेंट रहेंगे। लेकिन अब हम लोग एनईपी की बुक से अगेन चैप्टर फर्स्ट सीरीज से स्टार्ट कर रहे हैं।
ठीक है, जैसे हम कंप्लीट अगेन सीखेंगे तो इस वजह से भी चैप्टर को आप एंड तक देखिएगा। ठीक है, ये चैप्टर थोड़ा लॉन्ग होता है इसलिए वीडियो भी हर एक लॉन्ग रहेगा, बट आप एंड तक देखिएगा। तो जो हम सम सीख रहे हैं जिसमें मैं आपको मोस्ट ऑफ सारे टॉपिक सिखा रहा हूँ वो सम्स है हमारा NEP की बुक का क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है, ये वाला सम्स हम लोग आज सॉल्व करेंगे जिसके अंदर हमको कैश प्राइस रोकड़ कीमत भी फाइंड आउट करना सीखने को मिलेगा और मैं आपको अकाउंट बनाना भी सिखाने वाला हूँ। जस्ट एक बार मैं इंग्लिश मीडियम की बुक में सम्स दिखा देता हूँ, फिर हम सॉल्यूशन की बात करते हैं। ठीक है, एंड तक देखिएगा क्योंकि पहला वीडियो इसलिए मैं थोड़ा शांति से और अच्छे से समझाना चाहूँगा, फिर आने वाले सम्स आपको इजीली समझ में आ जाने वाले। इंग्लिश मीडियम की बुक में ये रहा सम्स, थोड़ा सा एक डिफरेंस है इंग्लिश मीडियम वालों को बोलना चाहूँगा। यहाँ पे जो अमाउंट दी है ना गुजराती मीडियम से हाफ दी गई है। क्या दी गई? हाफ। गुजराती मीडियम में इसकी डबल दी गई, पर सम्स यही है। ठीक है, तो आप लोग ये सम सॉल्व करना है, बिल्कुल यही सम में चला रहा, कोई अलग नहीं है, सारा टॉपिक यही है। तो आपको ये सम सॉल्व करना है, जस्ट इसमें हाफ अमाउंट दी गई है और जो ईयर है ना, ईयर वो कैसा दिया गया? अप्रैल टू मार्च दिया गया, जबकि मैं गुजराती मीडियम में करा रहा हूँ वहाँ कैलेंडर 1 से दिसंबर दिया गया है। ठीक है, थोड़ा डिफरेंस समझ गए। बाकी सम्स यही है, आपको यही वाला सॉल्व करना है और मैं आपको प्रैक्टिस करने के लिए 3 से 4 सम्स देने वाला हूँ। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं सम सॉल्यूशन। अब यहाँ से आप ध्यान से समझते हो जाइएगा। तो सबसे पहले सम्स की इन्फॉर्मेशन ध्यान से पढ़ लेना है क्योंकि हर एक सम्स के अंदर अलग अलग टॉपिक होता है। ठीक है, यहाँ पर क्या मिसिंग है पहले वो हम पहचानेंगे कैसे। तो यहाँ पे समझे नाम लिखा गया अजय और सामने लिखा गया किशोर। मतलब अजय ने किशोर के पास से यंत्र एक मशीन भाड़ा पद्धति से खरीदा है। मतलब अजय यहाँ पे क्या हुआ? परचेजर बोलते हैं। ठीक है, गुजराती में खरीदनार है, यहाँ पर एक दूसरे शब्द में हायर भी बोला जा सकता है, वो खरीद रहा है। और सामने किशोर क्या है? सेलर है, सेलर बेचनार माना जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 1/1/2006 को उसने एक यंत्र खरीदा है। अब यंत्र जब खरीदा 13 तारीख है, मतलब उसी दिन को उसने 40,000 चुका दिया। पेमेंट करते उसने 40,000 उसी समय चुका दिया और बाकी जो बचा वो 10% ब्याज इंटरेस्ट के साथ 4 इंस्टॉलमेंट में 4 हफ्ते में वो पेमेंट कर रहा है। तो आप सम्स में देख रहे हो, इंस्टॉलमेंट दिया है और ये जो 40,000 है वो डाउन पेमेंट है। उसी तारीख को उसने जो पैसा चुका है वो दिया गया। मेन अमाउंट नहीं दी गई कि यंत्र कितने का है, जो मशीन है, जो यंत्र, उसकी मेन प्राइस क्या है, जिसे हम कैश प्राइस रोकड़ कीमत बोलते हैं, वो दिया गया नहीं। तो सबसे पहले वो फाइंड आउट करना पड़ेगा, फिर हम बाकी कैलकुलेशन करेंगे। तो ये सम्स किस टाइप का सीख रहे हैं, जिसमें रोकड़ कीमत कैश प्राइस ना दी हो तो वो कैसे फाइंड आउट करते हैं। बाकी हर एक सम्स में कुछ ना कुछ मिसिंग होता है। जैसे किसी सम्स में इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट ना दिया हो, ब्याज का दर ना दिया हो, किसी सम्स में दोनों ना दिया हो, कैश प्राइस भी ना हो, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी ना हो। ऐसे सम्स में आने वाले वीडियो में चलाऊंगा। ठीक है, अब देखिए कैश प्राइस रोकड़ कीमत हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमको एक फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा जिसको बोलते हैं इंटरेस्ट का फॉर्मूला। हम इंटरेस्ट ब्याज का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है इंस्टॉलमेंट इनटू में रेट डिवाइड में 100 प्लस रेट। गुजराती में ब्याज बराबर हफ्तो गुणिया ब्याजनो दर भाग्या 100 प्लस दर। देखिए अब अप्लाई कैसे होता है। तो देखिए कैश प्राइस निकाल रहे हैं। सम्स थोड़ा लॉन्ग रहेगा क्योंकि कैलकुलेशन बहुत सारे और एक ही सम्स में चाहता हूँ सारे टॉपिक आपको सिखा दूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हमेशा इंस्टॉलमेंट से स्टार्ट कीजिए क्योंकि इंस्टॉलमेंट के अंदर हम कैश प्राइस रोकड़ कीमत यहाँ पर ऐड हुई होती है। और हमेशा लास्ट वाले से चालू कीजिए, जो लास्ट में इंस्टॉलमेंट होगा, जो छेल्ला वाला, वहाँ से स्टार्ट करना। जैसे 2009 को हमने 55,000 का इंस्टॉलमेंट पे किया था, तो लास्ट वाले इंस्टॉलमेंट से स्टार्ट करना, मतलब नीचे से स्टार्ट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले 2009 के टाइम जो इंस्टॉलमेंट हमने पे किया था वहाँ से स्टार्ट करना है। तो इंस्टॉलमेंट कितना है? 55,000 का। ठीक है, फॉर्मूला में अप्लाई कर रहे हैं। इनटू में क्या? रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज का दर। तो कितना टका ब्याज ऐड किया हुआ है? 10%। तो यहाँ पर आएगा 10 और अपन में क्या? 100 प्लस रेट। तो 100 प्लस रेट कितना है? 10 है। ठीक है, तो 100 प्लस 10% करोगे तो 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 110। समझ गए? मतलब इसके अंदर 10% ऑलरेडी ब्याज इन्वॉल्व है, ऐसा ये फॉर्मूला अप्लाई हुआ है। तो अब इस यहाँ पर इंटू में 10 और डिवाइड में जब 110 करोगे तो हमको मिलेगा 5,000। ये 5,000 क्या हुआ? ये 55,000 में से 5,000 क्या निकला? इंटरेस्ट निकला। क्या निकला? इंटरेस्ट ब्याज निकला है। क्योंकि ये फॉर्मूला लगाकर हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं? इंटरेस्ट ब्याज फाइंड आउट कर रहे हैं। तो अब इसके अंदर 5,000 का क्या था? ब्याज था। तो 55,000 माइनस 5,000 कीजिए, बाकी जो बचा 50,000 वो हमारा क्या होगा? कैश प्राइस रोकड़ कीमत होगा। मतलब इस इंस्टॉलमेंट के अंदर 5,000 ब्याज था और 50,000 का रोकड़ कीमत कैश प्राइस था। ठीक है, तो ये कैश प्राइस हम निकालते जा रहे हैं। हर एक इंस्टॉलमेंट में से हम कैश प्राइस रोकड़ कीमत निकालते हो जाएंगे और नीचे से हम निकाल रहे हैं तो एंड में आके हमारा कैश प्राइस मेन वाला फाइंड आउट हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 2009 के बाद उसके ऊपर 2008 का। ठीक है, नीचे से लेना है। 2008 का कितना था इंस्टॉलमेंट? 60,000 का था। ठीक है, तो यहाँ पर 2008 जहाँ पर इंस्टॉलमेंट था 60,000 का। अब आपको यार इंस्टॉलमेंट के अंदर प्लस करना है। क्या प्लस करना है? उसके प्रीवियस का जो कैश प्राइस अभी तक जो हमने भरा है, प्रीवियस के इंस्टॉलमेंट में अभी तक जो कैश प्राइस रोकड़ कीमत भरा है वो आपको प्लस कर देना है। जिससे हम प्लस प्लस करते जाएंगे तो मेन अमाउंट हमको मिल जाएगी। तो प्लस होगा 50,000।
तो अब टोटल कितना हुआ 1,10,000, कितना हुआ 1,10,000, 60,000 प्लस 50,000। अब इसमें से हम इंटरेस्ट निकालेंगे, वही वाला फॉर्मूला, वैसे 10 का रेट है डिवाइड में 110, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर आप 10% के हिसाब से हम निकालोगे तो कितना 10,000 निकल के आएगा। ये 10,000 क्या हुआ यहाँ पर इंटरेस्ट हुआ। कहीं मैं अगर फास्ट बोल रहा हूँ तो प्लीज़ ध्यान से समझिएगा जरूर, क्योंकि वीडियो लॉन्ग रहेगा इसलिए मैं कई बार फास्ट बोल भी रहूँगा। तो 10,000 का ब्याज है, तो 10,000 माइनस कर लीजिए, 1,10,000 में 10 माइनस किया, बाकी जो बचा 1,00,000 वो क्या होगा कैश प्राइस, रोकड़ कीमत माना जाएगा। मतलब यहाँ तक हमने 1,00,000 का कैश प्राइस रोकड़ कीमत हमने भरा था। इसी तरह आपको कंटिन्यू करना है, ठीक है। नीचे से 2008 का हो गया, अब 2007 का, उसमें कितना दिया 65,000 दिया गया है, 65,000। तो यहाँ पर 2007 जहाँ पे 65,000 का था इंस्टॉलमेंट, अब इसमें प्लस क्या होगा, इसके पीछे का कैश प्राइस, इससे पहले का देखिए आपको इंक्रीज होते ही मिलेगा। तो 1,00,000 का कैश प्राइस हमने पेड किया, वो उसमें प्लस कर दीजिए इंस्टॉलमेंट के अंदर। तो टोटल कितना हो गया 1,65,000 का इंस्टॉलमेंट हो जाएगा। इंटू में वही 10 अपॉन में 110, तो 10% के हिसाब से 15,000, कितना 15,000 इसके अंदर टोटल इंटरेस्ट इन्वॉल्व हुआ, इंटरेस्ट ब्याज। बाकी जो बचा 1,65 माइनस 15, 1,50,000, ये क्या हुआ कैश प्राइस रोकड़ कीमत हुआ, ठीक है। आई होप बहुत ही ईजी है, नॉर्मल आपको आ रहा होगा। कैलसी का लेके करोगे तो कैलसी में ही हो जाता है, बिना लिखे भी डायरेक्ट हो जाता है, पर लिखना जरूरी है, हमको दिखाना होता है। इसके बाद का इंस्टॉलमेंट जो पहला 2006 का था कितना था 70,000, ठीक है, नीचे से चालू गया 70,000 का इंस्टॉलमेंट जो हमारा एक्चुअली पहला था, पर यहाँ पे लास्ट होगा 2006 के अंदर 70,000 का था इंस्टॉलमेंट, और इसमें प्लस करेंगे पिछले का कैश प्राइस, अभी तक का कैश प्राइस रोकड़ कीमत जो भरा है 1,50,000, टोटल हो जाएगा 2,20,000। तो 2,20,000 इंटू में वही हमारा 10 डिवाइड में 110, तो अब कितना आ जाएगा 20,000। आप कैलसी में कर रहे होंगे, ये 20,000 क्या मिला इंटरेस्ट ब्याज मिला है। और बाकी बचा 2,20,000 में से 20,000 माइनस कीजिए, बाकी बचा 2,00,000, ये हमारा हो जाएगा कैश प्राइस रोकड़ कीमत हो जाएगा। देखिए आपको रोकड़ कीमत बढ़ते हुए ही मिलेगा, हमने 6 से स्टार्ट किया था, ठीक है। तो यहाँ पर अभी तक 2,00,000 का कैश प्राइस रोकड़ कीमत हो चुका है। अब इसके बाद कोई इंस्टॉलमेंट है नहीं, पर इसके पहले हमने एक पेमेंट किया था 40,000 का, किया था 40,000 भरा था, जो हमारा डीपी डाउन पेमेंट तात्कालिक चुकवनी थी, तो 40,000 भी इसमें ऐड किया जाएगा। और पर 40,000 के अंदर इंटरेस्ट ब्याज होगा नहीं, तो डायरेक्ट प्लस कर देना है। अब हमारा फाइनल इंस्टॉलमेंट खत्म होने के बाद कैश प्राइस रोकड़ कीमत हमें मिल जाएगी, जो लास्ट वाले में जो टोटल आया है वो 2,00,000 प्लस हमने जो अगर डीपी डाउन पेमेंट भरा है वो इसमें ऐड कर दीजिए। कितना भरा था 40,000, वो डायरेक्ट ऐड कर देना है, जिससे हमको टोटल मिल जाएगा 2,40,000। ये 2,40,000 क्या हुआ, उस मशीन की कीमत हुई, वो जो यंत्र जो मशीन हमने खरीदा है वो एक्चुअल में 2,40,000 का है। तो इस तरह से यहाँ पर इंटरेस्ट ब्याज का फॉर्मूला लगाकर हम कैश प्राइस रोकड़ कीमत फाइंड आउट करते हैं। जहाँ पर याद रखिए हमेशा लास्ट वाले इंस्टॉलमेंट से स्टार्ट करना है। हम लोग इंटरेस्ट बाहर निकालते हैं, बाकी बचा कैश प्राइस होता है, और जो कैश प्राइस होता है वो आने वाले इंस्टॉलमेंट में क्या करते हैं प्लस कर देते, जिससे क्या होगा इंटरेस्ट भी बढ़ता जाएगा और कैश प्राइस भी हमको मिलती हुई जाएगी, और लास्ट में ग्रांड टोटल हमारा कैश प्राइस मिल जाएगा, जिसमें हमने अगर डाउन पेमेंट भरा है वो आप ऐसा कैसा प्लस करोगे तो एक्चुअल कैश प्राइस रोकड़ कीमत हमें मिल जाएगी। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। जिस सम्स में कैश प्राइस ना दिया तो ही हमें फाइंड आउट करना है। मैं आपको प्रैक्टिस करने के लिए एक ऐसा भी सम्स दूंगा जिसमें कैश प्राइस रोकड़ कीमत पहले से दी हुई है, तो आपको ये सब कैलकुलेशन करना नहीं है, ठीक है। मैंने ऐसा सम्स लिया है जिसमें कैश प्राइस ना दिया हो, तो आपको ये कैलकुलेशन से कैश प्राइस निकालना है। अब इसके बाद हमको सॉल्यूशन करना है। अगर सम्स में कैश प्राइस दिया है तो डायरेक्ट अब जो मैं आपको समझा रहा हूँ वहाँ से आपको सम्स स्टार्ट करना है, ठीक है। जो मैं आपको प्रैक्टिस करने के लिए ऐसा सम्स देने वाला भी हूँ जिसमें कैश प्राइस रोकड़ कीमत पहले से दी हो। तो अब हमें किसका कैलकुलेशन करना होता है, देखिए सम्स स्टार्ट होता है यहाँ से। अब हमें एक इंटरेस्ट एक ब्याज का टेबल बनाना रहता है, ठीक है। ये पूरा टेबल इसलिए बनाना है क्योंकि इसी में से डायरेक्ट सारी की सारी एंट्रियाँ हम अकाउंट में करते हैं। तो ये सम्स के अंदर कैलकुलेशन हर एक सम्स में कॉमन करना ही रहेगा। साथ साथ में मैं आपको डेप्रिसिएशन का घसारा का भी कैलकुलेशन करना सिखा दूंगा, क्योंकि घसारा का भी कर देते हैं ना तो मशीन अकाउंट जो बनाते हैं ना उसमें डायरेक्ट इसमें से एंट्री हम लोग कर देते हैं। तो ये सबसे पहले ये दो कैलकुलेशन हमें करके दिखा देना है। अब ये कैलकुलेशन होगा कैसे, तो स्टार्ट करते सबसे पहली तारीख कौन सी लिखनी है, हमेशा जिस तारीख को हमने खरीदा है। तो स्टार्ट कीजिए, यहाँ पर हमने 1/1/2006 को खरीदा था, ठीक है। स्टार्टिंग की फर्स्ट डेट से आप समझ स्टार्ट कीजिएगा 1/1/2006 से, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाले समझ रहे होंगे, आपके अंदर तारीख अलग दी है तो आप जो तारीख है वहाँ से स्टार्ट कीजिए। हमारे पास 2 तरह के ही हमारे फाइनेंशियल ईयर होते हैं। एक होता है कैलेंडर 1 से दिसंबर, और सेकेंड होता है हमारा फाइनेंशियल नाणकीय वाला जो होता है अप्रैल से मार्च तक, ठीक है। तो 1 2006 को सबसे पहले हमको क्या लिखना है, यहाँ पर
कैश प्राइस रोकड़ कीमत के टेबल के अंदर उसकी मेन कीमत लिखना कि वो यंत्र कितने का है, तो कितने का था जो सम्स में नहीं दिया था और हमने फाइंड आउट किया 2,40,000 का। सबसे पहले कीमत कौन सी लिखनी है, वो यंत्र मशीन की जो कीमत है ना वो लिखनी है। इस सम्स में नहीं थी तो हमने फाइंड आउट की, बाकी सम्स में दी है तो डायरेक्ट यहाँ से स्टार्ट होगा और ये पहली एंट्री आपको करना है। अब अगला है इंस्टॉलमेंट, हफ्ते की बात है। हफ्ता मतलब उस तारीख को जो हमने पैसा चुकाया वो, तो एक एक को भी हमने पैसा चुकाया तो है ना, उसी तारीख को जब हम खरीदे तो हमने 40,000 का पेमेंट किया था ना, तो 40,000 की एंट्री आएगी जो एक्चुअली हमारा डाउन पेमेंट था, तात्कालिक चुकौनी था। अब इसके अंदर अगला टॉपिक है इंटरेस्ट, ब्याज का। अब इस हफ्ते के अंदर ब्याज जुड़ा हुआ नहीं था, क्यों? क्योंकि उसी तारीख को हमने खरीदा था और उस तारीख को जो पेमेंट किया उसके अंदर ब्याज जुड़ा हुआ होता नहीं है, क्योंकि बाकी जब हफ्ते बनते उसमें ब्याज जुड़ा हुआ होता है। तो यहाँ पर ब्याज में डैश आएगा। डैश क्यों आया समझे, क्योंकि डाउन पेमेंट है, इसमें कोई भी इंटरेस्ट जुड़ा हुआ नहीं है। अब अगला है पेड कैश प्राइस। कैश प्राइस में कितना हमने चुकाया, तो पूरा 40,000 ऐसा कैसा आ जाएगा। मतलब इसमें क्या होता है, इंस्टॉलमेंट में से ब्याज माइनस करके जो एक्चुअल में हमने चुकाया वो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं। तो ब्याज तो था नहीं, तो 40,000 माइनस 0, तो पूरा हमने उस दिन 40,000 का पेमेंट कर दिया था। तो बाकी कितना बचा, तो 2,40,000 फर्स्ट में से ये माइनस कर लीजिए। 2,40,000 में से हमने 40,000 का पेमेंट कर दिया, अब बाकी बचा था 2 लाख। तो इस तरह से ये देखिए पहले कैसे फिलअप किया पता चला होगा, समझे। अब इसके बाद चालू होगा इंस्टॉलमेंट। अब यहाँ पे एक साल इंक्रीज हो जाएगा, तो ये कैलेंडर है ना, तो यहाँ पर 31 दिसंबर आएगा। बाकी आपका अप्रैल होगा तो यहाँ मार्च आएगा, समझ गए। तो साल सेम रहेगा क्योंकि कैलेंडर है ना, इसलिए सेम साल रहेगा। अब इस तारीख को हम लोग पहले बैलेंस आगे लाएंगे कि अब 2 लाख का यंत्र बाकी रहेगा पेमेंट करने। अब हमने क्या किया, इंस्टॉलमेंट चालू कर दिया। क्या किए थे हमने, इंस्टॉलमेंट। तो उस तारीख का देखिए इंस्टॉलमेंट की अमाउंट दी गई होगी। कितने का हफ्ता था इंस्टॉलमेंट, 70,000 का इंस्टॉलमेंट था। तो यहाँ पर इंस्टॉलमेंट हफ्ते में उसकी अमाउंट लिखिए 70,000। अब इसके ऊपर इंटरेस्ट गिना जाएगा क्योंकि इसमें इंटरेस्ट तो इन्वॉल्व था ना, ब्याज। तो अब इंटरेस्ट कितना टका था, तो ध्यान देंगे तो 10% बोला। कितना बोला है, 10%। अभी 10% याद रखिएगा किसके ऊपर गिनना है, आपको इंस्टॉलमेंट पे नहीं गिनना है। जो अमाउंट अभी तक बाकी है कैश प्राइस, इस पर आपको इंटरेस्ट ब्याज गिनना रहेगा। मतलब 2 लाख का 10% कितना हुआ, 20,000। और ये प्रैक्टिकल चीज़ है कि जितना पैसा बाकी है उसी पे ब्याज लिया जाता है, और वो ब्याज किस में जुड़ा होता है, इंस्टॉलमेंट हफ्ते में जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, 10% किसका निकाला, यहाँ पे जो कैश प्राइस का ओपनिंग है ना उसको, 2 लाख का 10% 20,000। अब ये रकम कौन सी है, जो एक्चुअल में हमने कैश प्राइस चुकाया है। हफ्ते में से इंटरेस्ट माइनस कर देना है, जो इंस्टॉलमेंट है उसमें से इंटरेस्ट माइनस कीजिए। तो हमने 50,000 चुकाया है, 70,000 माइनस 20,000, तो 50,000 एक्चुअल में हमने चुकाया क्योंकि 20,000 का तो ब्याज था। तो अब ये 50,000 हमको कहाँ माइनस करना है, फर्स्ट में से। जो 2 लाख बाकी था उस 2 लाख में से 50,000 का पेमेंट और हो गया। अब बाकी कितना बचा, 1,50,000। क्लियर हो रहा होगा किस में से क्या माइनस कर रहे हैं। अगेन दिखा देता हूँ, पहले ओपनिंग जो उसका बाकी था वो हमने ओपनिंग में लिख दिया, हफ्ते की रकम लिखी, ब्याज किस पर निकाला, फर्स्ट रकम पे निकाला, हफ्ते में से ब्याज हमने माइनस किया, और एक्चुअल में ये रकम हमने कैश प्राइस के लिए चुकाया है। तो ये कैश प्राइस हमको मेन वाले स्टार्टिंग के कैश प्राइस में से माइनस कर देना है। अब हमारा इतना पैसा बाकी रहा, समझो, लास्ट में 0 हो जाएगा, सारे इंस्टॉलमेंट होंगे तो 0 हो जाएगा। तो 1,50,000 बाकी रहा, वो आगे अब ओपनिंग होगा। अब एक साल आगे बढ़ेगा, 31 दिसंबर अब 2007 आएगा, तो ओपनिंग आ जाएगा 1,50,000 का कैश प्राइस। मतलब इतना पैसा हमारा अभी बाकी है। अब अगला इंस्टॉलमेंट आएगा, उसी तारीख का 2007 का इंस्टॉलमेंट होगा, 65,000 का दिया है। अब यहाँ पे इंस्टॉलमेंट लिखेंगे 65,000। क्या निकालना, ब्याज किस पे निकालना है, हमेशा इस ओपनिंग कैश प्राइस पर। तो 1,50,000 का 10% 15,000 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या करना है, माइनस कर देना है, इंस्टॉलमेंट में से ब्याज इंटरेस्ट माइनस कर दीजिए। तो यहाँ पे आया 50,000। ठीक है, 65 माइनस 15 तो 50,000। तो एक्चुअल में हमने इतना पे किया, टोटल अमाउंट इतने भले दिए, पर ये तो ब्याज था, तो ब्याज तो गिना जाता नहीं है, इसलिए जो हमने एक्चुअल में पे किया वो हमारी मेन अमाउंट में से क्या करते हैं, माइनस। 1,50,000 माइनस 50, अब हमारा पैसा बाकी रहा 1 लाख। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला है 31/12/2008 हो जाएगा। यहाँ पे इसको ओपनिंग में ले आएंगे 1 लाख रुपया। अगला इंस्टॉलमेंट होगा उसी तारीख का 2008 का, कितना है, 60,000 का इंस्टॉलमेंट है। तो यहाँ पे आएगा 60,000 का इंस्टॉलमेंट, और ब्याज कितना होगा इसके अंदर, तो यहाँ मेन अमाउंट का निकालना है। 1 लाख का 10% ब्याज मतलब 10,000 हुआ। क्या करना है, माइनस करेंगे, 60,000 माइनस 10,000, तो यहाँ पे आएगा 50,000। अब 50,000 जो मेन अमाउंट है उसमें से माइनस करेंगे, 1 लाख में से 50,000 हमने चुका दिया, बाकी अब बैलेंस बचा 50,000। अभी भी 50,000 बचा, जब तक 0 नहीं होगा तब तक हमारी एंट्री होती हुई रहेगी। अब ये 31/12 साल चेंज होगा 2009, ये आएगा ओपनिंग के अंदर 50,000। मतलब 50,000 अभी भी हमारा बाकी है यंत्र का चुकाने का, तो आगे एक और इंस्टॉलमेंट होगा ही। तो अब देखिए 2009 का इंस्टॉलमेंट है 55,000 का, लास्ट इंस्टॉलमेंट में ही है, मतलब यहाँ तक पेमेंट खत्म हो जाएगा। तो 55,000 का इंस्टॉलमेंट
ब्याज कितना होगा 10% के हिसाब से, 50,000 का 10%, 5,000, तो ये 55 माइनस 5,000 मतलब 50,000 हमने चुकाया, ये 50 और ये 50 माइनस, अब बाकी बचा नहीं, नील, जीरो हो जाएगी। अब कोई पेमेंट बाकी बचा नहीं है तो आगे कोई इंस्टॉलमेंट होगा नहीं, मतलब लास्ट में जाकर यहाँ पर डैश हो जाएगा, मतलब जो हमारा ओपनिंग कैश होगा और जो हमने कैश चुकाया होगा वो क्या होगा, सेम हो जाएगा, मतलब 50 माइनस 50 तो हमारा जीरो हो गया। तो इस तरह से फर्स्ट ये हमको कैलकुलेशन करना है, जिसमें हम क्या करें, इंटरेस्ट अलग निकाल रहे हैं, हम लोग यहाँ पे इंटरेस्ट बाहर निकाल रहे हैं, इसका मतलब ये है, ठीक है। पर ये कैलकुलेशन करने से क्या होगा, अकाउंट में डायरेक्ट यहाँ से एंट्री हमारी हो जाएगी। आई होप ये आपको समझ में आएगा, कहीं पर अगर मैं स्पीड में बोला भी हो तो अगेन आप देखिएगा, क्योंकि वीडियो लॉन्ग रहने वाला है। मैं एक ही सम्स के अंदर बहुत सारे टॉपिक कवर करना चाहता हूं, इसके लिए थोड़ा बहुत मैं कहीं स्पीड में बोल रहा हूं, बट आप समझिएगा जरूर और आपको समझ में आए, और यहाँ तक भी वीडियो देखा तो आप लोगों को पता रहेगा। यूट्यूब पे आ रहा तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, क्या लिखिएगा, आई अंडरस्टैंड लिखिएगा, आई अंडरस्टूड जरूर लिखिएगा, जिससे मुझे पता चला कि आपने यहाँ तक वीडियो भी देखा है और आपको समझ में भी आया जैसे मैंने समझा है। इसलिए कमेंट जरूर कीजिएगा, और जब मैं समझ दूंगा प्रैक्टिस करने के लिए, उसका आंसर आपके आ जाए तो आप वीडियो के नीचे क्या लिखोगे, डन लिख दीजिएगा, जिससे मुझे लगेगा कि वो सम्स भी आपके आंसर आ गए। आई भी आपको क्लियर हो। फर्स्ट कैलकुलेशन सबसे मेन है, जो हर एक सम्स में होगा ही। अब इसके बाद एक और कैलकुलेशन मैं आपको करना सिखा रहा हूँ, वो है हमारा डेप्रिसिएशन, घसारों का। बुक के अंदर इसका कैलकुलेशन नहीं दिखाया होता है, उसमें डायरेक्ट लिखा होता है, पर मैं बोला ऐसा कैलकुलेशन करके रखिए, जिससे क्या बहुत ईजी हो जाएगा अकाउंट के अंदर, इसकी एंट्री करना एकदम आसान हो जाएगा। इसलिए डेप्रिसिएशन घसारे का भी टेबल बना के कैलकुलेशन दिखा दीजिए। अब इसका कैलकुलेशन होता कैसे, तो सबसे पहले डेप्रिसिएशन के लिए मेथड दी होगी, पहचानिए। दो तरह की मेथड होती है, आप लोग को पता होगा 11-12 से। एक हमारा होता है सीधी लीटी पद्धति, गुजराती में सीधी लीटी, इंग्लिश में होता है स्ट्रेट लाइन मेथड, और दूसरी मेथड होती है घटती जती बाकी, इंग्लिश में होता है, उसके 2-3 नाम है, रिटर्न डाउन वैल्यू नाम है, रिड्यूसिंग मेथड है, या फिर डिमिनिशिंग मेथड, ठीक है, 3 नाम दिए गए। तो यहाँ पे देखिए 10% घसारा बोला गया, पर कौन सी पद्धति से, घटती जती बाकी। मेथड जरूर देखिएगा, घटती जती बोला गया, इंग्लिश में होगा रिटर्न डाउन होगा, या फिर रिड्यूसिंग लिखा होगा, या डिमिनिशिंग लिखा होगा, ठीक है, 3 में से कोई नाम होगा, समझ जाना आपको, ठीक है। अगर स्ट्रेट लाइन नहीं है तो दूसरी यही मेथड है। तो 10% के हिसाब से इस मेथड के अकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन गिना गया है। तो देखिए कैसे बनेगा, इंग्लिश में समझिए रिटर्न डाउन वैल्यू लिखा हो, या फिर डिमिनिशिंग लिखा हो सकता है, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। गुजराती में समझ गए, घटती जती बाकी नी पद्धति। डेप्रिसिएशन कितना टका है बोला गया, अगेन देख लेते कितना टका था, 10% था। अब इसके अंदर आपको याद है कि डेप्रिसिएशन कितने साल का गिनेंगे, तो जब 1 साल फिनिश होता है, मतलब जहाँ से इंस्टॉलमेंट आएगा ना उतने, 1, 2, 3, 4, तो 4 साल, क्योंकि 2006 को चालू हुआ, पर 1 से लेकर 31 दिसंबर को 1 साल कंप्लीट हुआ ना, तो यहाँ पर जब साल एंड होता है तभी हम डेप्रिसिएशन घसारों गिनते हैं। तो आप सिंपल से यहाँ से लिख दीजिएगा तारीख, 1, 2, 3, 4, तो ये 2006, फिर हमारा 31/12/2007, 31/12/2008, 31/12/2009, ये 4, ठीक है। जब तक 4 इंस्टॉलमेंट पेड किए तो उसका 4 साल का हम डेप्रिसिएशन निकाले। पहले ओपनिंग बैलेंस कौन सी लिखनी है, जो उस यंत्र की कीमत थी, जो हमने मशीन खरीदा है उसकी कीमत कितने का था, 2,40,000 का था, ठीक है, 2,40,000 समझ में आई होप दिख रहा हो आपको। तो 2,40,000 हमने लिख दी, जो मैंने उसकी अमाउंट थी, कैश प्राइस, रोकड़ कीमत। अब 10% क्या गिनना है, डेप्रिसिएशन, तो 2,40,000 का 10% कितना हुआ, 24,000 डेप्रिसिएशन घसारा लगेगा। अब क्या करना, माइनस करना, वो हमारा क्लोजिंग हो जाएगा, आखिर बाकी 2,40,000 माइनस 24,000, 2,16,000 हो जाएगा, मतलब पहले साल का डेप्रिसिएशन हमने माइनस किया। अब वही ओपनिंग हो जाएगा अगले साल के लिए। अब ये मेथड घटती जती है, ठीक है, रिटर्न डाउन है, तो यहाँ पे जो बैलेंस बचता है उसका ही 10% निकलता है। लेकिन इससे पहले की मेथड होती है स्ट्रेट लाइन, सीधी लिटी, तो जो पहले साल की अमाउंट आती है ना, जो फर्स्ट अमाउंट पे हमारी मेन कैश प्राइस पे, हर साल वही हमारा डेप्रिसिएशन होता है, मतलब 24,000 हमारा डेप्रिसिएशन घसारा होता अगर पहली पद्धति होती तो, स्ट्रेट लाइन सीधी लिटी। यहाँ घटती जाती है ना, तो हर साल जो बैलेंस बचेगा उसका डेप्रिसिएशन निकाला जाएगा। समझ में आ रहा होगा जो डिफरेंस मैं आपको बोल रहा हूँ। तो 10% के अकॉर्डिंग यहाँ पे 21,600 हमारा अब घसारा हो, किस पे निकाला, जो बैलेंस ओपनिंग बचा उसका निकाला, ठीक है। अब क्या करना है, माइनस कर देना, 2,16,000 माइनस 21,600, तो हमारे पास बचेगा 1,94,400। अब ये जाके ओपनिंग बन जाएगा अगले साल के लिए। अगेन 10% किस पे गिनना है, जो बैलेंस बचा वो, मतलब डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद जो बचते हुए जाएगा उसी का 10% गिनते हुए जाना है, उसी को बोलते हैं रिटर्न डाउन वैल्यू, या रिड्यूसिंग बोलते हैं, घटती जाती बाकी। जितना बाकी बचेगा उसके ऊपर हम लोग डेप्रिसिएशन घसारों गिनते जाते। तो 1,94,400 का 10%, 19,440 माइनस कर देंगे, 1,74,960। अगली साल वही हमारा कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, इसके ऊपर क्या गिनेंगे, 10%, तो अब हमारा हो जाएगा 17,496 हो जाएगा। तो अब माइनस कर देंगे लास्ट में 1,57,400
464, मतलब इस साल के एंड में इतना हमारा बैलेंस बचेगा। ठीक है, ठीक है, ये अमाउंट कहीं आने वाली है, आपको यूज़ भी होगी, इसलिए मैं बना के बताता हूँ जिससे आपको पता चले हमारा कैलकुलेशन राइट हो रहा है। क्लियर हुआ? तो ये दोनों एंट्रियाँ, दोनों कैलकुलेशन हमको हर एक सम्स में करना है। यहाँ मैंने आपको कैश प्राइस का सिखाया, उसके बाद आपको कैलकुलेशन करना है। अगर कैश प्राइस पहले से दिया रोकड़ कीमत तो डायरेक्ट आपको कैलकुलेशन ही स्टार्ट करना। अब बात करते हैं अकाउंट की, तो सम्स में कौन कौन से अकाउंट बोले, तो यहाँ पर सम्स में 3 अकाउंट बोले गए। कौन कौन से? जो अजय है ना, अजय मतलब कौन? जो खरीदनार है, इंग्लिश में होगा हायर या परचेजर, उसके अकाउंट के अंदर, उसके बुक में चौपड़े में यंत्र का खाता बनाना, मशीन, और मशीन खाता वही बनाता है जो खरीदता है। और सामने किशोर, किशोर मतलब कौन है? बेचनार, मतलब वो अपनी बुक में एक यंत्र का खाता बनाएगा, मशीन का, और सामने वेंडर, सेलर या फिर बोलते हैं गुजराती में बेचनार, बेचनार का खाता। तो ये 2 अकाउंट बनाना आपको सिखा रहा हूँ, एक मशीन का खाता और बेचनार जो बेच रहा है ना, बेचनार सेलर, उसका अकाउंट, किसकी बुक में? जो खरीद रहे उसकी बुक में। 2 अकाउंट बनाना मैं आपको सिखा रहा हूँ। बोले सर ये भी सिखा दीजिए, वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा इसके लिए। बाकी किसी सम्स में मैं आपको सेलर, बेचनार के बुक में खरीदनार का अकाउंट भी सिखाऊंगा। ठीक है, इस सम्स में सिखा सकते हैं लेकिन वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाए, इसलिए अब ये 2 का अकाउंट सीख लेते हैं कि खरीदनार के बुक में ये 2 अकाउंट कैसे बनते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे थोड़ा बहुत एंट्री मैंने लिखा हुआ है जिससे कि हमारा टाइम सेव होगा। अब हमें बुक में कहीं देखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट अब सॉल्यूशन ही हो जाने वाला है। तो हमारा कुछ इस तरह से अकाउंट रहेगा, ये हमारा डेबिट उधार साइड है, ये हमारा जमा साइड है। तो सोचा पहला साल जो हमारा 2006 के फर्स्ट से चालू होगा और उसके दिसंबर 2006 को खत्म हो रहा है। तो ये 2 एंट्री कौन सी है? सबसे पहले बैंक अकाउंट, क्या लिखा गया? बैंक अकाउंट लिखा गया, बैंक खाते, जिसमें याद रखिएगा हमको, जैसे मैंने बोला, इसी में से सारी एंट्री करनी है। तो यहाँ पर ये टेबल को आप फोकस कीजिएगा, जो पेड कैश प्राइस लिखा ना, चुकवेल रोकड़ कीमत, इसमें से ये सारी एंट्री आएगी। तो पहला साल जो देख रहे हैं आप लोग 2006 एक स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे खत्म हो रहा है, तो पहले साल में जो पैसा पेमेंट किया ना उसकी एंट्री होगी। एक हमने 40,000 चुकाया था उसी तारीख को जो हमारा डाउन पेमेंट था, और एक 50,000 का इंस्टॉलमेंट में से हमने पैसा चुकाया था। ठीक है, इंस्टॉलमेंट पे किया ना, उसमें से इतना कैश प्राइस रोकड़ कीमत चुका है। तो ये 2 एंट्री करनी है, जिसमें जो 40,000 है ना वो हमारा बैंक खाते में जाएगा, क्योंकि उसी दिन हमने पैसा दे दिया था, इसलिए वो 40,000 क्या जाएगा? बैंक खाते, बैंक के नाम से एंट्री उसकी होगी। लेकिन जो पैसा हम इंस्टॉलमेंट में से चुकाते हैं ना, हफ्ते में से जो चुकाते हैं, ये हफ्ता था, इसमें से हमने 50,000 का चुकाया, वो 50,000 है ना वेंडर के नाम से। किसके नाम से? वेंडर, सेलर के नाम से, गुजराती में बेचनार के नाम जाता है। कौन है बेचनार? किशोर। आप चाहिए तो यहाँ नाम ना लिखकर वेंडर अकाउंट भी लिख सकते हो, गुजराती में बेचनार खाते, पर जिसको हमने बेच रहा है, वो जो बेच रहा है उसका नाम आप लिख सकते हो। कितना आ जाएगा उसके खाते में? 50,000 की एंट्री हो जाएगी। कौन सी की? याद रखिए, सीधी सी बात है, यहाँ पर याद रखिए फर्स्ट ईयर यहाँ पे एंड हो रहा है, 40,000 का जाएगा बैंक में और 50,000 का जाएगा बेचनार वेंडर के खाते में, किशोर के खाते में। 40 और 50 मतलब इस एक साल में हमने 90,000 का पेमेंट किया। कितना किया? 90,000 का पेमेंट किया, और यही 90 हम यहाँ पे लिख देंगे। अब समझ में आया? अब यहाँ पर इसमें से एक माइनस करते हैं डेप्रिसिएशन। जो हम साल एंड होगा ना उसमें डेप्रिसिएशन घसारा लगेगा, मशीन खाता है ना तो मशीन में डेप्रिसिएशन तो लगेगा, घसारा तो हुआ होगा, तो वो माइनस करना है। और जो हमने ऑलरेडी कैलकुलेशन कर दिया है, कैलकुलेशन किया हुआ है ना, अब हमको कोई दूसरा करना नहीं है, कैलकुलेशन हमने करके रखा। पहले साल का देखिए डेप्रिसिएशन कितना था? 24,000। आई होप आपको दिख रहा होगा, ना दिखे तो समझ रहे होंगे, 24,000 आया था। तो पहले साल का जो डेप्रिसिएशन है वो हमारा यहाँ पर आ जाएगा 24,000 रुपये। अब देखिए क्या हो गया, माइनस करना, 90,000 में से डेप्रिसिएशन माइनस कीजिएगा, अब मिलेगा 66,000। ये अमाउंट क्या होगी? बैलेंस सॉरी यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड आएगा, ठीक, कैरी डाउन, बाकी आगे ले गया, अगले साल के लिए क्या होगा? आगे ले जाएंगे। इस तरह से पहले साल की एंट्री हुई, समझ गए? अब जो पहले साल जो एंड आया क्लोजिंग, बाकी अगर ले, वो दूसरे साल के लिए क्या हो जाएगा? ओपनिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओपनिंग हो जाएगा। और तारीख क्या करना है? 2007 ही आएगा, लेकिन ओपनिंग का आएगा। फर्स्ट कैलेंडर ईयर है ना, तो जनवरी और दिसंबर आपको ऐसे याद रखना है, जनवरी और दिसंबर। यहाँ पर मैंने भूल से 12 लिखना था, ठीक है, दिसंबर में एंड होगा हमारा। यहाँ पे उस तारीख की ओपनिंग बना देनी है, ठीक है। आपका बाद अगर मार्च वाला होगा तो यहाँ पे अप्रैल होगा और यहाँ मार्च होगा। यहाँ कैलेंडर ईयर 1 जनवरी और यहाँ पर दिसंबर, तो उसकी ओपनिंग कर लीजिए। 66 हो गया। अब यहाँ पर किशोर वेंडर के नाम की कौन सी अमाउंट आएगी? अगली साल जो हमने पेमेंट किया था, ठीक है, ये हो गया 2007 का। कितना पेमेंट किया? 50,000। पहले साल की एंट्री हो गई। दूसरे साल कितना भरा था 2007 में? 50,000। तो दूसरे साल का 50,000 की एंट्री करेंगे, ठीक है। क्या करते जाना है? टोटल कर लेना है, 1,16,000 यहीं का टोटल करना ज़्यादा होगा। और वो दूसरी साइड लिख कर उसमें डेप्रिसिएशन लिख दीजिए, डेप्रिसिएशन घसारो। तो दूसरी साल 2007 का डेप्रिसिएशन कितना आया था? हमने यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है 21,600। 2007 का 21,600, तो ये 21,600 की एंट्री हम लोग करेंगे। डेप्रिसिएशन घसारो में आएगा 21,600। अब क्या करना है? माइनस कर देना है। माइनस करोगे तो बीच का डिफरेंस आएगा 94,400। एकदम इजी है, कुछ करना नहीं है, सिंपल। जो एंट्री कहाँ से ला रहा है वो समझना है। ये इसका क्लोजिंग होगा, इसका ओपनिंग हो जाएगा। अगले साल के लिए ये ओपनिंग में चला जाएगा।
1/1/2008, समझ गए। अब इस साल के एंड में 31 दिसंबर, क्योंकि दिसंबर 2008 किशोर जो वेचना का नाम क्यों लिखा है, उसको जो पेमेंट किया है हफ्ते के अंदर, या 31/12/2008 50,000 का, इसी कॉलम को आपको ध्यान में देना है। अगली बार 50,000 का पेमेंट किया था इंस्टॉलमेंट में से, जो कैश प्राइस हमारा गया वो हमको लिखते जाना है। यहाँ पे इक्वल है, इक्वल मोस्ट ऑफ आता है, अलग आए तो अलग लिखना है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या कीजिए, अब प्लस कीजिए 1,44,000, वही टोटल यहाँ पे लिख दीजिए। यहाँ पे क्या आएगा, डेप्रिसिएशन घसारा आएगा, तो 30 साल का घसारा हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है 19,440। अब वो रकम हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 19,440। क्या करना है, माइनस कर देना है, एंटर देखना, आपको पता चलेगा कि आंसर वेरीफाई भी होता है कि हमारा राइट हो रहा है कि रॉन्ग हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर होगा 1,24,960। इसका क्लोजिंग होगा, वो अगले साल के लिए क्या होगा, ओपनिंग हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा। लास्ट ईयर 2009 का है, ये हमारा 1 जनवरी और हमारा यहाँ पर दिसंबर। ठीक है, बैलेंस हो गया। अब यहाँ पर किशोर के खाते में कौन सी अमाउंट आएगी, जो उस समय इंस्टॉलमेंट में हमने पे किया था, 2009 का 50,000 हमने पे किया था, तो 50,000 का इंस्टॉलमेंट के अंदर जो कैश प्राइस गया वो हमने लिखा। क्या करेंगे, प्लस करेंगे 1,74,960, 174,960। और इस साल 2009 का घसारा डेप्रिसिएशन कितना आया, तो यहाँ मैंने कैलकुलेशन इसलिए करके आपको दिखाया, ये दिखा डेप्रिसिएशन ये वाला लिखना है आपको 17,496। ठीक है, तो 17,496 था। अब कीजिए माइनस, तो आपको मिलेगा 1,57,464 मिलेगा। ये अमाउंट देखिए, लास्ट ये सारा पच जाएगा ना, चारा जो जितने इंस्टॉलमेंट अपने पूरे कर दिए, और इसका जो लास्ट बैलेंस आएगा वो अमाउंट आपको ना कहाँ देखने को मिलेगी, जो इसलिए मैंने आपको कैलकुलेशन कराया। जो आप डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन करोगे घसारा होगा, उसका लास्ट ईयर का जो रहेगा वो आपका मैच होगा, क्योंकि अकाउंट कौन सा है, मशीन का है ना, तो मशीन में डेप्रिसिएशन माइनस करने का अब मशीन की वैल्यू कितनी बची वो आपको शो होनी चाहिए, तो यही बची है, तो यहाँ पर भी आपको वही शो होगी। ठीक है, बाकी इसमें देखिए एक एंट्री एक्स्ट्रा आ रही थी, कौन सी आ रही थी, 50,000 कौन सी आ रही थी, जो हफ्ते में से हम मशीन के लिए पैसा कटवा रहे थे, दे रहे थे, समझ रहे हो। उसके बावजूद भी अमाउंट में आंसर कौन सा आएगा, जो मशीन का डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद का होगा वो अमाउंट आएगा। आई होप आपको समझ में आएगा और वेरीफाई करना भी क्लियर हुआ होगा। ठीक है, यहाँ तक वीडियो देखा तो अभी एंड तक देखिए। अभी मैं आपको इसके बाद सबसे मेन अकाउंट सिखा रहा हूँ कि यही जो परचेज कर रहा है उसी की बुक में, ये किसकी बुक में बन रहा है, याद रखिएगा, परचेजर खरीदनार की बुक में बन रहा है। वो अपनी बुक में सामने वाले का भी खाता बनाता है, सामने वाला मतलब जो माल बेच रहा है, बेचनार, वेंडर। ठीक है, इंग्लिश में बहुत सारे नाम है, वेंडर के बाद इसको हम लोग बोलते हैं सेलर भी बोलते हैं। जहाँ पर किशोर है, तो इसका अकाउंट कैसे बनता है, जो एकदम ईजी और सबसे ईजी यही अकाउंट है। अभी देखिए इसमें कैसे एंट्री होती है, जैसे मैंने आपको कहा, अब आपको सम्स में देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो कैलकुलेशन किया ना इसी में से सारी एंट्री आ जाने वाली, इसलिए ये दो सबसे मेन है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या आएगा, समझाना चाहूँगा, ध्यान से सुनिएगा। जो किशोर है, जो वेंडर है यहाँ पर, ठीक है, ये हमारा डेबिट साइड कौन सी एंट्री आ रही है, बैंक के नाम से लिख रहे हैं। बैंक के नाम से मतलब उसको जो पैसा जा रहा है, उसको कौन सा पैसा जा रहा होगा, जो हम इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं वो जा रहा है। मतलब यहाँ पर इसके अकाउंट में ये जो इंस्टॉलमेंट दिख रहा है, ये वाले अकाउंट की, इस वाले कॉलम की सारी एंट्री होने वाली, पर कौन सी, इंस्टॉलमेंट की। पहली अमाउंट नहीं आएगी, क्योंकि डीपी ना डाउन पेमेंट था, वो डायरेक्ट उसके अकाउंट में उसके नाम से जाता नहीं है। उसके बाद जो इंस्टॉलमेंट चालू हुआ 2006, 7, 8 और 9, तो 70,000, 70,000, 65,000, 60,000 और 55,000 ये एंट्री होगी। समझिए 4 साल की, 2006, 7, 8, 9, और ये ईयर सेम इट इज लिखना है, ईयर एंडिंग की लिख देना है। ठीक है, बैंक के नाम से, किसके नाम से, बैंक के नाम से आपको लिखना है कौन सी एंट्री, जो हम इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं वो 70,000। तो फर्स्ट देखिए मैं लिख देता हूँ, 70,000 का इंस्टॉलमेंट दिया था पहला। सेकंड हमने कितना दिया, 65 का दिया था, आई होप दिख रहा होगा 60। बहुत ही ईजी, एकदम सिंपल, आपको क्लियर हो जाएगा। इसके पीछे रीज़न भी समझा सकता, ऐसा हो क्यों रहा है आपको समझा रहा हूँ मैं, क्योंकि उसके नाम से हम लोग चेक इंस्टॉलमेंट जाता है, जो बेचना रहा है, जो कंपनी है सामने वाली, 55,000। इतना आपको समझ में आया कौन सी एंट्री उधर साइड हुई। ठीक है, और वही यहाँ पर टोटल में लिख देना है। अब यहाँ पर भी टोटल में वही लिखना है, और यहाँ 2 नाम की एंट्री की, एक मशीन के नाम से, जो मशीन जो यंत्र खरीदा वो, और दूसरा इंटरेस्ट ब्याज के नाम से। क्यों, क्योंकि इसके अंदर ब्याज भी जुड़ा हुआ है और इसके अंदर मशीन का पेमेंट भी जुड़ा हुआ है। मतलब कौन सी एंट्री करना है, यहाँ पर वापस आ जाना है। ये देखिए ब्याज की एंट्री, ये इंटरेस्ट की एंट्री, और ये जो पैसा है ना, ये पैसा ये मशीन के नाम से कट होता है। तो 20,000 और 50,000, इस 70,000 के अंदर 20,000 क्या था, ब्याज था, और 50,000 क्या था, मशीन का पैसा चुकाया था यंत्र का वो। मतलब क्या किया, 20,000 का इंटरेस्ट और 50,000 का मशीन के नाम से जो पैसा कट हुआ वो। तो यहाँ पर जस्ट आपको लिखना है, वेरीफाई करना है, टोटल करके बैलेंस बचेगा नहीं। 70,000 में क्या क्या था ब्याज और क्या था मशीन के नाम से, बस वो आपको दिखाना है।
समझ गए। अब ये 65,000 के अंदर कौन सी एंट्री आएगी, 65,000 में 15,000 50,000, 15,000 का ब्याज और 50,000 का मशीन के नाम से, इसलिए आपको ये एंट्री अभी याद हो जाएगी। समझ में आ रहा होगा, इसलिए आपको क्लियर हो रहा होगा, आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब इस 65,000 में ब्याज कितना था 15,000 और इंस्टॉलमेंट में से यंत्र के नाम का कितना था 50,000। समझ गए होंगे, कोई डाउट होगा नहीं। और यहाँ तक देख रहे हो तो आपको हेल्प हुई होगी। 60,000 के अंदर 10,000 का ब्याज और 50,000 का मशीन के नाम का पेमेंट, तो 60,000 का यहाँ टोटल मान लीजिए। थोड़ा मैं फास्ट बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है मोस्ट ऑफ स्टूडेंट एग्जाम के दिन देख रहे होंगे, इसलिए मैं कई बार फास्ट बोल देता हूँ फर्स्ट वीडियो के अंदर भी, पर आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, चलिए लास्ट इंस्टॉलमेंट जो हमारा था 55,000 का, 5,000 का ब्याज था और 50,000 का उसका पेमेंट था मशीन के नाम का। तो यहाँ टोटल करेंगे, वही टोटल यहाँ पे लिखना है, 5,000 का ब्याज और 50,000 का मशीन के नाम की एंड। तो इस तरह से हमारा ये वेंडर वेचनार का अकाउंट हमेशा बनेगा, जो सबसे ज़्यादा इजी होता है। यहाँ पर सम्स हम एंड कर देते हैं क्योंकि वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो रहा है। और मैं आपको प्रैक्टिस करने के लिए कौन से सम्स दे रहा हूँ वो देखिएगा। ये सम्स आपको अब सॉल्व करने हैं। तो जैसे मैंने आपको 22 नंबर का सम्स चलाया, तो इसके बाद का आप 21 नंबर का सम सॉल्व कीजिएगा। बिल्कुल सेम इट इज़ है, इसी में आपको रोकड़ कीमत कैश प्राइस भी फाइंड आउट करनी है और यहाँ पर ये 2 अकाउंट भी आपको बनाने हैं। ठीक है, ये एक सम सॉल्व कीजिएगा। इसके बाद एक और सम देता हूँ जिसमें ऑलरेडी कैश प्राइस रोकड़ कीमत दी गई हो, जो स्टार्टिंग हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, जिससे कि आपको बेसिक भी क्लियर रहेगा। ठीक है, और आप ज़्यादा से ज़्यादा कैलकुलेशन कर पाएंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कीजिएगा और क्वेश्चन नंबर 21, ये 2 करने के बाद भी अगर आपके पास टाइम है और आप एक्स्ट्रा करना चाहते हो तो मैं आपको देना चाहूँगा इसके बाद जो आपको सम्स करना चाहिए, बिल्कुल इसका सेम इट इज़ जो अभी मैंने आपको सम्स कराया ना, वही का वही सम समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है। ठीक है, जस्ट अमाउंट को डबल किया गया। क्या किया गया, अमाउंट को डबल किया गया है। और ये सम्स भी हमारा 2016 में पूछा हुआ है। इसके बाद भी अगर एक सम्स और करना है आपको, ठीक है, तो वो आप लोग कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 39 नंबर का, 39 में आपको क्या रहेगा, बिल्कुल सेम इट इसका टॉपिक है। ठीक है, तो 4 सम्स कर सकते हो अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है तो। कौन कौन से सम्स मैंने आपको दिए, अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँ तो स्टार्टिंग का क्वेश्चन 1 कीजिएगा जिसमें ऑलरेडी कैश प्राइस रोकड़ कीमत दी गई है। फिर मैंने जो चलाया उसका 21 नंबर, ये 2 तो कंपलसरी कीजिएगा। और एक्स्ट्रा टाइम है तो क्वेश्चन नंबर 40 जो 2016 में पूछा हुआ है, बिल्कुल सेम है जो मैंने अभी चलाया, जस्ट अमाउंट को डबल किया गया है और एक्स्ट्रा 39 नंबर। ठीक है, ये 2 सम्स भी आप कर लेते हो और आपके आंसर आ जाते हो तो इस वीडियो के नीचे जरूर आई अंडरस्टूड लिख कर या आई अंडरस्टैंड लिख कर आप डन जरूर लिखिएगा। और ये लिखते तो जहाँ तक वीडियो आपने देखा ये भी आपको पता चलता है, इसलिए आप कमेंट जरूर कीजिएगा। यूट्यूब पर वीडियो आ रहा होगा और मैं कमेंट रीड भी जरूर करता। ठीक है, और बाकी जैसे मैं हर एक वीडियो में आपको बोल ही रहा हूँ कि आप VG स्टेपन एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कीजिएगा। वहाँ पे क्या रहेगा, आपके जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है ना उसकी तैयारी बहुत अच्छे से कराई जाएगी, जिससे आपके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में हर एक में मार्क अच्छे आने वाले। और एक्स्ट्रा आपको वहाँ पर पेपर सॉल्यूशन भी मिलेगा, MCQ भी मिलने वाले। इसलिए आप एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कीजिएगा, वहाँ पर कोर्स में भी जरूर ज्वाइन होइएगा। और इसके बाद का सेकंड वीडियो देखिएगा जिसमें मैं आपको इस चैप्टर का सेकंड टाइप का टॉपिक कवर कराऊंगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।